नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। गंभीर चेतावनी है, कन्हैया कुमार पर हमला। दिल्ली में कन्हैया कुमार पर जो हमला हुआ वो कानूनी रूप से कम महत्वपूर्ण है। हमले में कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हमलावरों को सजा भी शायद ही मिले। यह हमला गंभीर इसलिए है क्योंकि यह उस वातावरण को बयां करता है जिस कारण कन्हैया कुमार पर जान का खतरा आगे भी बना रहने वाला है। कन्हैया कुमार को JNU से और JNAU से कम्युनिस्ट को सेंटर के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है। कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग और इसके लीडर के रूप में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पेश करते रहे हैं। पूरी मीडिया इसी आवाज़ को मजबूत करती रही है। मीडिया पर बेरोक टोक कन्हैया कुमार को देशद्रोही बोलने की इजाज़त रही है। कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता या बीजेपी का पैरोकार, टीवी पैनलिस्ट, चाहे पत्रकार हो या राजनीतिक विश्लेषक, बड़े आराम से कन्हैया कुमार के खिलाफ विषवमन कर सकता है। एंकर की सहमति ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कन्हैया कुमार के खिलाफ लगाए जाने वाले सारे आरोप मानो सच्चे हैं। ऐसे में आम नागरिक भी उन लोगों से नफरत करता है जो इन अवैधानिक संबंधनों के दायरे में आते हैं। आम नागरिक जो देशभक्त भी हो, वह अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ लड़ने को कमर कसता है तो उसे गलत कैसे ठहराया जा सकता है, खासकर तब जब प्रधानमंत्री के स्तर पर यह मान लिया गया है कि कोई ऐसा गैंग है, यह देश के लिए खतरा भी है। कन्हैया कुमार पर हमला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, मतदान का डेटा अपलोड करने में देरी क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा कि वो वोटिंग के 48 घंटे के अंदर मतदान केंद्रों का फाइनल प्रमाणित डेटा जारी न करने का सवाल का जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर कर कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में हर चरण के मतदान के बाद हर बूथ के वोट प्रतिशत का डेटा चुनाव आयोग की साइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि वो चुनाव आयोग को इस संबंध में निर्देश जारी करे। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने चुनाव आयोग के वकील अमित शर्मा से पूछा कि वेबसाइट पर मतदाता वोटिंग विवरण डालने में क्या परेशानी आ रही है। वकील की चुप्पी के बाद अदालत ने आयोग को 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। अदालत में यह याचिका इसलिए दायर की गई कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के बाद आयोग ने अंतिम मतदान प्रतिशत घोषित करने में जरूरत से ज़्यादा समय लिया और जब अंतिम डेटा आया तो उसमें मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। अदालत को बताया गया कि 30 अप्रैल को प्रकाशित आंकड़ों के मतदान के दिन चुनाव आयोग द्वारा घोषित शुरुआती प्रतिशत की तुलना में अंतिम मतदान में तेज वृद्धि दिखाई गई है। बिना सबूत मोदी ने कहा, कांग्रेस सपा वाले राम मंदिर बुलडोजर से गिरा देंगे। पीएम मोदी की शुक्रवार को यूपी के बाराबंकी और हमीरपुर में 2 रैलियां हुई, जिसमें उन्होंने मतदाताओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से डराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। बाराबंकी में मोदी ने कहा कि भाजपा और RSS के कई नेता आरक्षण खत्म करने की बात कहते रहे हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत का तो संगठन के प्रमुख अखबार पंचजन्य में इस बारे में 2015 में इंटरव्यू तक छपा था। बाद में इसका खंडन खुद मोहन भागवत और अन्य नेताओं ने किया और कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन हमीरपुर की रैली में मोदी ने बिना सबूत कांग्रेस और सपा पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा दिया था। मोदी के शब्द थे, अगर कांग्रेस और सपा सत्ता में आए तो वे SC, ST और OBC का आरक्षण छीन लेंगे और अपने वोट बैंक में बांट देंगे। ये लोग वोट जिहाद करेंगे। मोदी के इन भाषणों को कांग्रेस और सपा ने सांप्रदायिक भाषण कहा है। तमाम शिकायतों के बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक मोदी के किसी भी सांप्रदायिक भाषण पर कार्रवाई नहीं की है। 2014 और 2019 के आम चुनाव में मोदी के भाषण इतने तीखे नहीं थे। आबकारी नीति मामले में ED ने बनाया आप को आरोपी। आखिरकार आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया गया। ED ने ताज़ा चार्जशीट में आम आदमी पार्टी यानी आप को आरोपी के रूप में शामिल कर दिया। यह पहली बार है कि किसी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया गया है। पार्टी को पिछले साल ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। आबकारी नीति मामले में ED ने शुक्रवार को राउंड एवेन्यू अदालत में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इसमें आम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया है। केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। एजेंसी कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को सिविल लाइन्स स्थित उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को ED ने कुल 9 समन जारी किए थे, जिन्हें उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। फिलहाल वह लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। कुल मिलाकर यह मामले में ED द्वारा दायर की गई 8वीं चार्जशीट है, जिसमें उसने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते एजेंसी ने BRSS नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और 4 अन्य के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज की थी। आपने कहा, स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने साजिश के तहत केजरीवाल के घर भेजा था। आम आदमी पार्टी अब खुलकर अपने ही सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ आ गई है।
इसने कहा कि स्वाति ने जो मारपीट के ये आरोप लगाए हैं वे बीजेपी के इशारे पर लगाए गए हैं। इस मामले में आपकी वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि आपकी राज्यसभा सांसद को बीजेपी की साजिश के तहत दिल्ली के सीएम के घर भेजा गया था। आतिशी ने कहा, जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं तब से बीजेपी बौखलाई हुई है। इसी क्रम में बीजेपी ने एक साजिश रची और इसमें स्वाति मालीवाल जी को चेहरा बनाया गया। उन्होंने आगे कहा, स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची और मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाना चाहती थी, लेकिन उस समय वहां सीएम नहीं थे और वह बच गए। इसके बाद विभव कुमार जी पर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि आज सामने आए एक वीडियो में स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का सच सबके सामने रख दिया गया है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज जो वीडियो ऑनलाइन सामने आया उससे पता चलता है कि मालीवाल के आरोप झूठे थे। क्या जेजेपी के बागी 2 विधायकों की सदस्यता जाएगी? हरियाणा में सियासी संकट के बीच जेजेपी ने अपने 2 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने उन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को खत लिखा है। इसके साथ ही दोनों विधायकों को कानूनी नोटिस भेजा गया है। दरअसल जेजेपी के 2 विधायक रामनिवास तुर्जाखेड़ा और जोगीराम सिहाग ने भाजपा के साथ मंच साझा किया था। नरवाना में बीजेपी की रैली में रामनिवास और हिसार में जोगीराम सिहाग ने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे थे। इसी को लेकर जेजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते इन दोनों विधायकों को कई बार लीगल नोटिस दिए थे, लेकिन उनका जवाब नहीं आया है। अब जेजेपी ने विधानसभा स्पीकर से दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। रिपोर्ट है कि पार्टी ने दोनों विधायकों की पार्टी विरोधी गतिविधियों के सबूत भी स्पीकर को दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पार्टी की ओर से कार्यालय सचिव रणधीर सिंह ने यह नोटिस जारी किया है। उन्होंने नोटिस में आरोप लगाया कि इन दोनों विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांगे। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों ने चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के साथ मंच भी साझा किया। पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि दोनों विधायक काफ़ी समय से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे। उनकी इन गतिविधियों के चलते उन्हें 2 से 3 बार पार्टी की तरफ से नोटिस भी दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब आखिरकार दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। चुनाव में खामोशी क्यों? बीजेपी का सेल्फ गोल कितना घातक? 2024 के लोकसभा चुनाव के 4 चरण में 381 सीटों पर यानी 2/3 से अधिक सीटों मतदान हो चुका है। ज़्यादातर चुनाव विश्लेषकों और पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस चुनाव में मतदाता बहुत शांत है। यहाँ तक कि पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक भी मुखर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि आमतौर पर भाजपा के समर्थक मुखर ही नहीं बल्कि विपक्षियों पर आक्रामक भी रहते हैं। यही कारण है कि जमीन पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार भी हैरान हैं। इन पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने इतना खामोश चुनाव पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उनका मानना है कि अंदर ही अंदर एक धारा है जो चुनाव को निर्णायक बना रही है। यह धारा क्या है? इस धारा ने चुनाव को बदल दिया है। इस साल के जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जैसे अति पिछड़ा और किसान समाज के राजनेताओं को मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया। उस समय भाजपा और नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बन रहा था। विपक्षी गठबंधन की एकता बिखरने लगी थी। नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदला और ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं होगा। इससे विपक्षी एकता को झटका लगा। एक तरफ भाजपा के पास संसाधनों की भरमार है तो विपक्ष लगभग खाली हाथ है। कांग्रेस ने जो क्राउड फंडिंग के जरिए चंदा इकट्ठा किया था उस पर भी ताला लगा दिया गया। कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए। विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई की एक के बाद एक छापामारी शुरू हो गई। कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम नेताओं को डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल कराया जाने लगा। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन जैसे चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को ईडी ने जेल भेज दिया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ भेज दिया गया। विपक्ष को निपटाने के लिए एक तरह का गुरिल्ला वार चल रहा था। रायबरेली के लोगों से सोनिया ने बोली, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। रायबरेली की सीट पर चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी के लिए संयुक्त रैली हुई और इसमें सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से राहुल गांधी को जिताने की अपील की। इससे पहले 20 साल तक रायबरेली से सांसद रही सोनिया ने कहा कि यहाँ के लोगों को राहुल गांधी को सौंप रही हूँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के साथ हुई संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा, सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। 20 साल से एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे राहुल को अपना मानकर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। सोनिया गांधी ने कहा, रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे ही अमेठी भी मेरा घर है। यहाँ से न केवल मेरे जीवन की कोमल यादें जुड़ी हुई हैं बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ जो आज तक कायम है। सीपीपी अध्यक्ष सोनिया ने कहा कि राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी है जो रायबरेली और इंदिरा गांधी ने मुझे दी है। उन्होंने कहा, इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा है। उनके मन में आपके लिए असीम लगाव था।
मैंने राहुल और प्रियंका को भी वही शिक्षा दी है जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ, डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेला नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। ममता ने कहा, इंडिया गठबंधन केंद्र की सत्ता पर काबिज हुआ तो हम एनआरसी को खत्म कर देंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पश्चिमी मेदिनीपुर एवं झारग्राम जिले में 3 चुनावी रैलियां की। उन्होंने खड़गपुर में रोड शो किया, जबकि घाटाल एवं झारग्राम लोकसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। इस दौरान वह मोदी सरकार पर जमकर बरसी। झारग्राम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य एनआरसी को लागू कर आदिवासियों को जड़ से उखाड़ना है और अंततः उन्हें उनके भूमि अधिकारों से वंचित करना है। उन्होंने जोर दिया कि उनकी सरकार आदिवासियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही एक कानून पारित कर दिया है कि आदिवासी अपनी पैतृक भूमि पर निवास कर सके, लेकिन भाजपा एनआरसी के जरिए आदिवासियों, कुर्मियों और अन्य पिछड़ी जातियों को बाहर निकालना चाहती है और उनके बीच लड़ाई कराना चाहती है। लेकिन मैं अपनी आखिरी सांसों तक उनकी रक्षा करने की कसम खाती हूँ। तृणमूल सुप्रीमो के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन केंद्र की सत्ता में आता है तो मैं आश्वासन देती हूं कि एनआरसी को खत्म कर दिया जाएगा। हम ऐसे कानून लाएंगे जो आदिवासियों को उनकी जमीन पर स्थायी अधिकार सुनिश्चित करेंगे। एमपी समेत 9 राज्यों में 5 दिन तक हीट वेव चलेगी। यूपी के आगरा में तापमान 47 डिग्री पहुंचा। केरल, तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। देश में गर्मी का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने 5 दिन तक दिल्ली समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों में तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को इन राज्यों के कई शहरों में तापमान 43 से 46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के आगरा में पारा 46.9 डिग्री पहुंचा। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड, गोवा, असम और त्रिपुरा में आज उमस भरी गर्मी का अनुमान जारी किया गया है। उत्तर दक्षिण भारत के राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 5 दिन तक तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भारी बारिश का दौर रहेगा। वहीं कर्नाटक में 2 दिन बाद यानी 20 मई से तेज बारिश की संभावना बनेगी। तमिलनाडु में शुक्रवार को भी तेज बारिश हुई। इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तमिलनाडु की एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। टीम शुक्रवार देर रात ही चेन्नई से तिरुनेलवेली पहुंच गई। जिले के निचले इलाकों में भारी बारिश से निपटने की तैयारी चल रही है। असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक में तेज बारिश होंगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट रहेगा। ओडिशा में उमस भरी गर्मी का दौर भी जारी रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।